इस बहुत ही एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट इजिप्ट को दिखाते हुए, जहां पर अब हमें मेमटप नाम के एक निर्दयी राजा के बारे में बताया जा रहा था। मेमटप ने तो कई साल पहले इजिप्ट के देवता जिनका नाम एन्यूबस था, उनके साथ मिलकर एक पावरफुल तलवार बनाई। उस तलवार के अंदर ऐसी खतरनाक एबिलिटीज हुआ करती कि वो जिसके पास भी होता वो अमर हो जाता, उसे हराना एकदम से नामुमकिन हो जाता। और तो और तलवार का ओनर जिस भी इंसान को इससे मारेगा, उसकी आत्मा तलवार के अंदर कैद हो जाती। यानी ये उस समय का सबसे खतरनाक वेपन था। पर समय बीतता गया और ये पावरफुल तलवार इजिप्ट के अंदर ही कैद होकर रह गई। हमें तो अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नेफ्टर नाम का एक आदमी अपने सैनिकों के साथ इजिप्ट के अंदर घुस रहा था। वो बड़े से पिरामिड के अंदर मौजूद होता है और एक मम्मी के चैम्बर के पास जाने लगा। नेफ्टर के सैनिकों ने ये पता लगाया होता है कि इसी चैम्बर के अंदर मेमटप की वो तलवार मौजूद है जो बहुत ही शक्तिशाली थी। नेफ्टर के साथ एक प्रीस्ट भी मौजूद होती है। प्रीस्ट जब जाकर उस चैम्बर को अच्छे से फील करती है तो उसे कुछ गलत लग रहा था। वो तो अपने लीडर नेफ्टर को इस बारे में चेतावनी दे रही थी कि आपको ये तलवार नहीं लेनी चाहिए, आगे चलकर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। वो प्रीस्ट की बात नहीं मानता और सीधा चैम्बर ओपन करके उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार को हाथ में लेते ही अचानक वो ग्लो करने लगी थी। नेफ्टर की बॉडी में पता नहीं कैसे चेंजेस आने लग जाते हैं और वो तो किसी शैतान जैसा दिखने लगा था। नेफ्टर का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया होता है और वो बहुत गुस्से वाला बन गया। अब तो नेफ्टर के पास दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार है और उसी के दम पर उसने अपने आसपास के सारे राज्यों को खत्म करके अपने अंडर ले लिया। जो भी नेफ्टर की सेना के सामने आता वो मारा जाता। नेफ्टर के सर पर मानो जुनून सवार हो चुका था और उसे पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में करनी थी। लेकिन नेफ्टर का शुरुआत से ही एक दुश्मन रहा करता था और उसका नाम मैथ्यूज होता है। आसपास के लोग उसे स्कॉर्पियन किंग बुलाया करते थे क्योंकि मैथ्यूज के पास बहुत शक्तियां भी थी और वो बहुत बहादुर भी था। इसीलिए नेफ्टर लगातार तलाश करता रहता है मैथ्यूज का कि वो कहां पर जाकर छुपा है। अब हमें यहाँ एक गांव के अंदर मैथ्यूज दिखाया गया जो कि तलवार बनाने का काम किया करता था। उसके साथ एक छोटा साथी भी होता है जिसका नाम एबल था। एबल बड़ा होकर मैथ्यूज जैसा ही एक ग्रेट योद्धा बनना चाहता था। मैथ्यूज अब अपना काम खत्म करके गांव के थोड़ी दूर चला जाता है जहां पर वो कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा कर सके। पर उसी वक्त हमें दिखाया गया कि नेफ्टर के कई सारे सैनिक उस गांव में घुसे चले जा रहे हैं। उन सभी सैनिकों की एक कमांडर थी जिसका नाम कैसा होता है। कैसा नेफ्टर के लिए ही काम करती थी और वो यहाँ पर मैथ्यूज को पकड़ने आई है। कैसा अब सारे विलेजर्स को इकट्ठा करके कहने लगी कि हमें मैथ्यूज का लोकेशन बता दो। पर उनमें से किसी को नहीं आइडिया था कि मैथ्यूज ही स्कॉर्पियन किंग है। वो सभी मैथ्यूज के बारे में कुछ बता नहीं रहे थे, इसीलिए कैसा ने उन सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। कैसा के सारे सैनिक पूरे गांव में आग लगा देते हैं और सभी को बहुत टॉर्चर करते हैं। मैथ्यूज जब गांव में आता है तो वो ये सारी तबाही देखकर चौंक गया था। मैथ्यूज तो अब सीधा कैसा और उसके सारे सैनिकों के सामने आ जाता है जिससे कि वो और लोगों की जाने न ले। बहुत सारे सैनिक एक साथ मैथ्यूज के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन मैथ्यूज काफी बहादुर होने के साथ साथ ताकतवर भी होता है। उसने एक एक करके सारे सैनिकों को मारना स्टार्ट कर दिया और वो डोमिनेट कर रहा था। लेकिन अब कैसा ने उसके एक छोटे साथी एबल को पकड़ लिया होता है और अब वो मैथ्यूज को धमकी दे रही थी कि वो इसे जान से मार देगी। मैथ्यूज बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उतने छोटे बच्चों को चोट पहुंचे, इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। बट यहाँ कैसा बहुत ही ज्यादा निर्दयी थी। उसने तो अपने नुकीले वेपन निकाले और मैथ्यूज के सामने एबल को जान से मार दिया। मैथ्यूज को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब वो कैसा को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन तभी कैसा ने उसे एक पंच मारकर बेहोश कर दिया था। मैथ्यूज एकदम से अनकॉन्शियस होता है और कैसा उसे कैद करके अपने सैनिकों के साथ नेफ्टर के पास लेके जाने लगी। यानी कि कैसा ने अपना काम कर दिया था और अब शायद मैथ्यूज के मिलने के बाद नेफ्टर उसे जान से मार दे। कैसा तो अपने साथियों के साथ मैथ्यूज को पकड़कर नेफ्टर के पास लेकर जा रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा रात होने के बाद उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता है। जब सारे सोल्जर सोए हुए थे तो वहां पर एक लेडी आ गई जिसका नाम टाला होता है और टाला ने सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। टाला सीधा मैथ्यूज के पास आती है और उसे आजाद करके अपने साथ लेकर चली जाती है। अब हम दूसरी तरफ टाला को देख रहे थे जो कि मैथ्यूज के ऊपर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। उस रिचुअल के अंदर कई सारे स्कॉर्पियंस उसके पास आ जाते हैं और मैथ्यूज के बॉडी पर डंक मारते हैं। ये एक अजीब तरीके का रिचुअल था जिसमें कि मैथ्यूज के सारे घाव भरने लगे होते हैं और वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। कई घंटों तक ये रिचुअल चलता ही रहा और जब मैथ्यूज को होश आता है तो वो टाला से पूछने लगा कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई। तब यहाँ टाला रिवील करती है कि वो बेल्थेजार की बेटी है
दरअसल बेल्थाजार वो राजा था जिसके साथ मिथाइस ने पहले मिलकर काम किया होता है। नाम पुकारते ही मैथ्यूज उसे पहचान गया था। टाला ने सारी बातें बताई कि किस तरीके से नेफ्टर भी उसके कबीले वालों को खत्म करने के पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए टाला अपने कबीलों के साथ चाहती है कि वो नेफ्टर पर ही हमला करके उसके पूरे प्लान को ही बर्बाद कर दे। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि नेफ्टर के पास वो मैजिकल तलवार आ चुकी है। उसी तलवार की बदौलत वो सारी जंग जीतता जा रहा है। मैथ्यूज ये सारी बातें सुनने के बाद टाला के साथ तो देने लग गया था, पर उसे भी डर लग रहा होता है। इसीलिए अब टाला मैथ्यूज को एक सीक्रेट बात बताती है जो नेफ्टर की तलवार को हरा सकता है। उसे बुक ऑफ सोल कहा जाता था, जो बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर मौजूद है। अगर वो सभी किसी भी हालत में बुक ऑफ सोल को प्राप्त कर ले तो नेफ्टर को हराना बहुत इजी हो जाएगा। मैथ्यूज और टाला तो उस बुक ऑफ सोल को ढूंढने के लिए साथ में निकल पड़ते हैं। अब हमें एक ईगल दिखाया गया जो कि उस प्रीस्ट का था जो नेफ्टर के साथ काम करती थी। वो कुछ संदेश लेकर आया होता है जिसे कि उसने प्रीस्ट को बता दिया, और अब यहाँ प्रीस्ट नेफ्टर को आकर समझा रही होती है कि मैथ्यूज को ये राज पता चल चुका है कि नेफ्टर के मैजिकल स्वॉर्ड को हराने का तरीका क्या है, और वो उसी बुक ऑफ सोल को ढूंढने के लिए टाला के साथ निकल पड़ा है पहाड़ियों की तरफ। नेफ्टर समझ गया कि ये तो उसके लिए बहुत बुरी बात है, इसीलिए अब नेफ्टर ने बिना देरी के अपने सारे साथियों को भेज दिया होता है मैथ्यूज को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमें मैथ्यूज और टाला को दिखाया गया जो बंजर रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, पर अचानक उन दोनों के ऊपर किसी ने एरो से हमला कर दिया होता है। मैथ्यूज टाला को सही सलामत लेकर वहां से निकलता ही है, लेकिन उन दोनों को अब कई सारे ट्राइब के लोगों ने पकड़ लिया था। उन सभी ट्राइब के लीडर का नाम उरुक होता है। उरुक को ये बिल्कुल पता नहीं था कि मैथ्यूज कौन है, और वो तो चाहता था कि इन दोनों को मारकर खा लिया जाए। एक आदमी उरुक को बताता है कि मैथ्यूज ही स्कॉर्पियन किंग है, यानी वो महान आदमी जिसकी चर्चाएं इतिहास में लिखी गई थी। अब यहाँ उरुक ने स्कॉर्पियन किंग के बारे में बहुत बातें सुनी थी, इसीलिए वो उसकी पावर्स देखना चाहता था कि वो कितना काबिल है। उरुक तो अब सीधा आ जाता है मैथ्यूज के पास और उसे एक चैलेंज देता है। वो कहने लगा कि मेरे 3 सिपाही तुम्हारे पीछे होंगे और बो एंड एरो से हमला करेंगे, तुम्हें उनसे बचना है और उन्हें मार गिराना है। अगर मैथ्यूज ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो उरुक उसे छोड़ देगा। उरुक को लग रहा था कि मैथ्यूज इससे घबरा जाएगा, पर मैथ्यूज ने कहा कि तुम अपने 3 सिपाही नहीं बल्कि 5 सिपाही भेजो। मैं अगर बचते हुए उन्हें हराने में कामयाब हो गया तो तुम्हें टाला और मुझे भी आजाद करना होगा। उरुक ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। वो तुरंत ही उस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और मैथ्यूज दूर उस बंजर जमीन पर भागने लगा था। मैथ्यूज के पीछे 5 सिपाही मौजूद होते हैं और उनमें से एक उरुक भी मौजूद था। वो एकदम पास से मैथ्यूज की ताकत और सारे स्किल्स देखना चाहता था। थोड़ी देर तक भागने के बाद मैथ्यूज उनके ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर देता है। एक एक करके वो उन्हें घायल करता जा रहा था, लेकिन किसी की जान नहीं लेता। अंत में बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी जब सभी लोग मैथ्यूज को नहीं मार पा रहे थे तो मैथ्यूज उनके लीडर यानी कि उरुक के पास पहुंच गया और उसके गले पर चाकू लगा दिया। यानी कि अब उरुक बहुत बुरी तरीके से हार चुका था। उसे रियलाइज हो गया कि मैथ्यूज जो कि एक स्कॉर्पियन किंग है इसी तरीके से नहीं बना है। उसने बहुत ज्यादा अपने ऊपर ट्रेनिंग की थी और स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश की है। उरुक तो यहाँ पर मैथ्यूज का शुक्रिया अदा भी करता है क्योंकि मैथ्यूज ने चैलेंज के दौरान उसके किसी भी साथी की जान नहीं ली होती। उरुक और उसके कबीले वालों ने सम्मान पूर्वक मैथ्यूज और टाला को यहाँ से छोड़ दिया। दोनों अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। मैथ्यूज और टाला तो एक बड़े से सफर को तय करने के बाद काफी अजीब तरीके के डोर के पास आ जाते हैं। ये डोर रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच था। इसके दूसरी तरफ ना कोई उन्हें दरवाजा दिखाई दे रहा होता है और ना ही कोई दूसरा रास्ता। टाला ने नोटिस किया कि उस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ अजीब तरीके की लैंग्वेजेस लिखी गई हैं। ये लैंग्वेज उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और ये भी आइडिया नहीं होता कि यहाँ से बुक ऑफ सोल वो कैसे ढूंढे। टाला के पास अपने पूर्वजों द्वारा दिया गया एक मैप होता है जिसमें मेंशन था कि तुम्हें बुक ऑफ सोल के दरवाजे के पास से 200 कदम पीछे जाना होगा। इसी चीज को फॉलो करते हुए मैथ्यूज और टाला पीछे की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो स्पॉट पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर नीचे भी बना दिखाई दिया। उस स्ट्रक्चर के बीचों बीच एक होल बना हुआ था। जब टाला अपने भाले को चेक करती है तो ये उसी स्ट्रक्चर से मैच कर रहा था जो उसके कबीले वाले हमेशा से बनाया करते थे। टाला अपने भाले को लेकर तुरंत ही उस होल के अंदर घुसा देती है, पर अफसोस इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन अब मैथ्यूज बड़े ध्यान से देखने लगा उन लैंग्वेजेस को जो स्ट्रक्चर के ऊपर लिखे हुए थे। अचानक मैथ्यूज को वो स्ट्रक्चर समझ में आने लगे और वो उसे सॉल्व कर लेता है। ये कोऑर्डिनेशन दिया गया था भाले के ऊपर लगे हुए एक डिवाइस को सेट करने का, और इन चीजों की वजह से मैथ्यूज टाला की हेल्प करते हुए वो कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन से चांद की रोशनी सीधा उसके ऊपर पड़ रही थी और एक अजीब तरीके का रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन दरवाजे के अंदर
एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन कर रहा था, यानी यही पोर्टल है बुक ऑफ सोल तक पहुंचने का रास्ता। मैथ्यूज और टाला इस बात से खुश हो गए और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। वो तो एक बहुत ही अलग दुनिया थी जहाँ सारी चीजें एकदम यूनिक और एंशिएंट थी। दोनों मिलकर बुक ऑफ सोल को ढूंढ तो रहे थे, लेकिन तभी अचानक मैथ्यूज के ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर हमला कर देता है। वो क्रिएचर पूरा पत्थर का बना हुआ था और अपने बड़े बड़े वेपन से मैथ्यूज और टाला को मारने की कोशिश करता है। मैथ्यूज किसी भी तरीके से उस क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रहा था और यहाँ से वहाँ बचकर भाग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद टाला नोटिस करती है कि पानी के अंदर से एक लेडी बाहर निकल रही है। इस लेडी का नाम एमिना था। एमिना ने जैसे ही मैथ्यूज और टाला को देखा तो वो उस बड़े से पत्थर वाले क्रिएचर को रुकने के लिए कह देती है। एमिना मैथ्यूज को देखकर तुरंत ही पहचान गई थी कि वही स्कॉर्पियन किंग है और वो ये भी जानती थी कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। टाला फिर भी एमिना को बताती है अपने यहाँ आने का मकसद कि किस तरीके से उन्हें नेपस्टर की तलवार को हराना है। नेपस्टर चारों तरफ तबाही मचा रहा है और इससे इंसानों का खात्मा होना निश्चित है, तो उन्हें बुक ऑफ सोल की जरूरत है नेपस्टर की तलवार को हराने के लिए। एमिना उनकी बात समझ गई थी और वो तुरंत ही चांद की रोशनी के नीचे चली जाती है। उस रोशनी के अमीना के बॉडी पर पड़ते ही उसके बॉडी पर कई सारे सुनहरे अक्षर लिखने लग जाते हैं। दरअसल ये उन लोगों के नाम थे जिन्हें की उस मैजिकल तलवार की मदद से मारा गया था। यहाँ एक सच्चाई मैथ्यूज और टाला को पता चली कि जिस बुक ऑफ सोल की तलाश वो कर रहे थे वो कोई किताब नहीं है, बल्कि एमिना ही बुक ऑफ सोल है। एमिना बताने लगी कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये क्रिएचर उसे प्रोटेक्ट करता है और यहाँ से बाहर जाने नहीं देता है। लेकिन एमिना ने टाला और मैथ्यूज को उस क्रिएचर की एक कमजोरी बता दी कि ये आग से बहुत डरता है। इसीलिए अब मैथ्यूज और टाला मिलकर एमिना को यहाँ से बाहर निकालने का एक प्लान बनाने लगे। अब हमें यहाँ खेंसा दिखाई जाती है जिसे कि नेपस्टर ने भेज दिया था मैथ्यूज को पकड़ने के लिए। लेकिन अब उस बंजर रास्ते में वही सारे ट्राइब के लोग मिल गए थे जिन्होंने मैथ्यूज और टाला को पकड़ा था। वो सभी खेंसा और उसके साथियों के सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। खेंसा कह रही थी कि अगर तुम सब ऐसा करोगे तो मारे जाओगे, बट उस ट्राइब का लीडर जो कि उरुक था वो कहता है कि तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। उन सारे ट्राइब वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने पर खेंसा उससे लड़ाई नहीं करती और अपने साथियों के साथ वापस चली जाती है। मैथ्यूज तो अमीना से बैठकर बातें कर रहा था और पूछता है कि आखिरकार हम नेपस्टर की तलवार को कैसे हरा सकते हैं। अमीना बताने लगी कि तुम्हें मेमटप के डूम में जाना होगा, वहीं पर तुम्हें अपने सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। मैथ्यूज ने तो अमीना को भी अपने साथ इनवाइट किया कि वो वहाँ पर चले और उनकी मदद करें, पर सबसे पहले अमीना को उस क्रिएचर से बचाना होगा। इसीलिए प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए मैथ्यूज, टाला और अमीना उस गेट के पास आ जाते हैं और जैसे ही उस क्रिएचर को पता चला कि अमीना वहाँ से गायब है तो वो उसे पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागने लगा। लेकिन तब तक टाला ने बीच रास्ते में ही आग की लेयर फेंक दी होती है और वो क्रिएचर आग से बहुत डरा करता था, इसीलिए वो आगे नहीं आ पाता। इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी गेट को ओपन करते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अमीना ने कितने सालों बाद इंसानी दुनिया देखी थी और वो पूरी तरीके से एंजॉय भी कर रही होती है। वो तीनों अब घोड़े के ऊपर बैठकर सीधा मेमटप के डूम की तरफ बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद कैसा अपने साथियों के साथ उसी डोर के पास आती है, पर उन्हें मैथ्यूज कहीं नहीं दिखाई देता। उन सभी को ये भी नहीं पता कि उस डोर को ओपन कैसे किया जाए। वहीं अब हमें मैथ्यूज और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो एक नदी के किनारे बैठकर रेस्ट कर रहे थे। नेपस्टर के कई सारे साथी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, बट मैथ्यूज और टाला उनका बहुत अच्छी तरीके से सामना कर रहे थे। वो हर एक सिपाही को मारते जाते हैं जिससे कि अमीना को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन सिपाहियों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो कमजोर पड़ने लगी और लग रहा था कि वो हार जाएंगे। तभी एंट्री होती है उस स्टोन वाले क्रिएचर की, जो अमीना को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करने लगा। एक ही बार में वो क्रिएचर कई सारे सैनिकों को मार गिराता है, जिससे कि अब वो सभी एकदम सुरक्षित थे और आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। वो सभी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे जहाँ पर मेमटप का वो डूम हुआ करता था। मेमटप के डूम में जाने के लिए उन्हें एक रास्ते को पार करना होगा जहां कई सारे लोग रहते थे। मैथ्यूज ने तो देख लिया था कि यहाँ पर कैसा मौजूद है और नेपस्टर के कई सिपाही भी होंगे, इसीलिए वो भेष बदलकर वहां कुछ सामान लेने जाता है जिससे कि वो अपने रिसोर्स की तरह यूज कर सके। पर अफसोस कैसा और उसके साथियों ने मैथ्यूज को पहचान लिया था। वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और मैथ्यूज भी अपने स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए उन्हें मार रहा था। इस तरीके की उसने ट्रेनिंग की होती है, बट सैनिकों की संख्या के सामने मैथ्यूज भी कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से टाला वहां पर आ जाती है और एक घोड़ा गाड़ी के अंदर मैथ्यूज को जंप करने के लिए कहती है। दोनों अब जल्द से जल्द उस जगह से होते हुए एक नाव पर आ गए और वहां से दूसरी तरफ जाने लगे। अब यहाँ रास्ते में अमीना को एक विजन आता है। उस विजन में उसने देखा कि नेपस्टर ने टाला के भाई को जान से मार दिया है।
ये सारी बातें दुखी होकर उसने टाला को भी बताया कि तुम्हारा भाई मरने के बाद अब अपने कबीले की नई राजकुमारी तुम हो। टाला ये बात सुनकर एकदम से मायूस हो गई और अपने भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ी हो जाती है। लगातार ट्रेवल करते हुए अब वो एक किनारे के पास पहुंच गए जहां बहुत ही पुराने स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। ये वही मेमटप के डूम्स होते हैं जिसके अंदर जाने पर ही अमीना उन्हें आगे का प्रोसेस बताएगी। उन सभी के सामने एक आकृति मौजूद थी जो बहुत ज्यादा यूनिक होती है। ये मूर्ति ज्ञान के देवता की थी, जिसके बारे में अमीना जानने के बाद मैथ्यूज को कहती है कि वो इस मूर्ति को तोड़ दे। मैथ्यूज वैसा ही करता है और तोड़ने के बाद उसके अंदर से एक बड़ा सा पेपर निकला। उसके अंदर कई सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे कि मेमटप नाम के उस राजा को जब ये तलवार मिली थी, मेमटप के हाथ में जब ये तलवार आई तो वो एकदम अंधकार में डूब गया और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था। लेकिन मेमटप उस तलवार से जिस भी लोगों को मारता, मरने के बाद उन सभी की आत्माओं की आवाजें मेमटप को सुनाई देती। एक समय के बाद मेमटप पागल जैसी हरकत करने लगा था। लेकिन मेमटप को एक श्राप भी मिला होता है कि वो जिन भी लोगों को मारेगा उसकी बेटी की बॉडी पर उनके नाम लिखे जाएंगे। इस बात से वो समझ गई कि वो मेमटप की ही बेटी है और इसी कर्ज के कारण अमीना सालों से जिंदा है। उसमें ये भी मेंशन होता है कि उस तलवार को कैसे तोड़ा जाए। अगर उस तलवार को डिस्ट्रॉय करना है तो उसी तलवार की मदद से अमीना को जान से मारना होगा, तब जाकर ही उस तलवार की पावर खत्म होगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेमटप अपनी बेटी को तो नहीं मार सकता था, इसीलिए उसने खुद की ही जान ले ली। उन सभी को सच्चाई तो पता चल चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के अंदर कैसा अपने साथियों के साथ उनके पास आ जाती है और उसने मैथ्यूज को बेहोश कर दिया होता है वहीं पर। आंखें खुलने के बाद पता चला कि कैसा उन सभी को बंदी बनाकर नेफ्टर के पास लेकर जा रही है। लेकिन रास्ते में उरुक और उसके कबीले वालों की नजर उनके ऊपर पड़ी। अगले मोमेंट में हमें नेफ्टर दिखाया गया जो अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ मैथ्यूज के पास आ जाता है, जिसे कि कैद करके रखा गया था। लेकिन नेफ्टर ने प्रीस्ट से कहा कि वो अभी मैथ्यूज को नहीं मारेगा, वो उसके साथ एक जबरदस्त फाइट करेगा जिसके बाद वो उसे खत्म करेगा। लेकिन प्रीस्ट यहाँ पर नेफ्टर को सजेशन देती है कि तुम अभी इसे मार दो, नहीं तो आगे चलकर मैथ्यूज कितना ताकतवर बन जाएगा इसका अंदाजा नहीं है। ये सारी चीजें बोलने के बाद तो नेफ्टर का ईगो हर्ट हो गया था। वो अब सच में मैथ्यूज से फाइट करना चाहता है, इसीलिए नेफ्टर मैथ्यूज को छोटा सा घाव देकर वहां से चला जाता है। प्रीस्ट ने तो अब यहाँ नेफ्टर को बता दिया था कि अमीना ही बुक ऑफ सोल है, जिससे कि आपकी तलवार को खतरा है। अब अपने खतरे को सामने देखकर नेफ्टर ने आदेश दे दिया था कि अमीना को जलाकर राख कर दिया जाए। सारे सिपाही अमीना को आग के अंदर फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अब मैथ्यूज का थोड़ा सा ब्लड नीचे गिरने लगा था, जिससे कि कई सारे स्कॉर्पियंस उसके पास आने लगे। वो स्कॉर्पियंस तो मैथ्यूज को काट लेते हैं, जिसके बॉडी में अब अजीब तरीके की पावर्स आने लगी। मैथ्यूज के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और वो जंजीर को खोलकर सीधा निकल पड़ा अमीना को बचाने के लिए। नेफ्टर तो ये देखकर तुरंत ही अपनी तलवार की मदद से मैथ्यूज पर हमला करने लगता है। सभी साथी कोशिश कर रहे थे अमीना को मार गिराने की, पर उसी समय उरुक को अपने कई सारे कबीले के साथियों के साथ आकर हमला करने लगा। वो सभी तो प्रीस्ट को भी जान से मार देते हैं। उस जगह पर तो वो बड़ा सा पत्थर वाला क्रिएचर भी आ गया जो अमीना की प्रोटेक्शन कर रहा था। हालांकि चारों तरफ आग लगी हुई थी, पर क्रिएचर अमीना को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता था। क्रिएचर तो सीधा नेफ्टर की तरफ आता है हमला करने के लिए। उसने अपनी मैजिकल तलवार क्रिएचर के अंदर घुसा दी और उसे आग के अंदर फेंक दिया। अब यहाँ नेफ्टर के पास वो तलवार मौजूद नहीं थी, तो उसकी पावर्स कम होने लगी होती हैं। मैथ्यूज अब उठता है और उसके पास मौजूद एक छोटा सा चाकू वो फायर करता है। चाकू सीधा जाकर खेसा को लग गया था, जिसने कई साल पहले उसके छोटे दोस्त को मारा था। यानी एक तरीके से मैथ्यूज ने अपने इतने सालों का बदला ले ही लिया है। नेफ्टर के कमजोर हो जाने के बाद मैथ्यूज सीधा उसके गले में जंजीर मारता है और उसे झुलसते हुए आग के अंदर फेंक देता है। नेफ्टर भी तड़प तड़प कर उसी के बीच मारा गया। एंड में जाकर मैथ्यूज उस तलवार को ले लेता है, पर चौंकाने वाली बात थी कि उस तलवार की पावर मैथ्यूज को शैतान में नहीं कन्वर्ट करती, बल्कि उसका कलर तो रेड से ब्लू हो चुका था, यानी वो शांति की प्रतीक है। अमीना तो अब सीधा मैथ्यूज के पास आती है और कहती है कि मुझे इस तलवार से मारकर इसकी पावर्स खत्म कर दो, इसी में ही सबकी भलाई है। मैथ्यूज ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब तक ये तलवार मौजूद रहेगी तो कई लोग इसे पाने की कोशिश करेंगे, और अमीना नहीं चाहती कि उसके फादर और नेफ्टर जैसे खतरनाक लोग इस दुनिया में आए। इसीलिए मैथ्यूज ने वो तलवार अमीना की तरफ कर दी और अमीना
ने वो तलवार अपने बॉडी में घुसा ली, जिससे कि अब तलवार के साथ साथ एमिना की भी बॉडी क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होकर गायब होने लगी। एमिना के साथ वो तलवार भी खत्म हो जाती है। सारी चीजें ठीक हो चुकी थी और मैथ्यूज अगले दिन ही निकल पड़ा था अपने एक नए सफर के लिए। उसने डिसाइड किया कि वो हर एक मुसीबत में पड़े हुए लोगों की जान बचाएगा। यही उसका कर्तव्य बन चुका था और हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।